दिन के 12 बजते ही रत्तो बेचैन हो जाती थी, तुरंत अपने बक्से की तरफ झपटती थी और एक चिट्ठी निकालकर अमरेला की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज भी 12 बजते ही उसने ऐसा ही किया। आंगन में बैठी माँ उसे देखकर भी अनजान बन गई और रत्तो के दरवाजे से बाहर जाते ही अपने पल्लू से अपनी आंखों से उमड़ते आंसुओं को पोंछने लगी। यही वह समय होता था जब डाकिया अपनी साइकिल पर चिट्ठियों से भरा बस्ता रखकर अमरेला के सामने की पगडंडी से गुजरता था। रत्तो रोज आशा भरी नजरों से डाकिया बाबू को इस उम्मीद से देखती थी कि हो सकता है कि अभी चाचा उसे कोई चिट्ठी पकड़ाकर कहें कि बिटिया यह लो, आज तो तुम्हारे नाम पवन बाबू की चिट्ठी आई है। वह दौर गुजरे साल से ऊपर बीत चुका था जब यही चाचा हर हफ्ते उसे एक चिट्ठी लाकर देते थे और बड़े प्यार से पूछते थे, रत्तो बिटिया, दामाद बाबू का संदेशा आया है, तैयारी कर लो ससुराल जाने की। और फिर माँ हंसते हुए कहती थी, बड़ी भाग्यशाली हो भौजी, हीरा जैसा दामाद खोज कर लाई हो, कितना प्यार करते हैं तुम्हारी बेटिया को। रत्तो के गाल यह बात सुनते ही लाल हो जाते थे। हाथ से ओढ़नी का पल्लू पकड़ शर्माए शर्माई सी वहां से भागकर कोठरी में समा जाती थी। 5वीं तक पढ़ी रत्तो से चिट्ठी पढ़ने से बहुत दिक्कत नहीं होती थी। वे चिट्ठियाँ लगता था कि पवन बाबू ने दिल ही चीर कर रख दिया है। सामने ना जाने कितने वादे, साथ जीने मरने के, जाने प्यार की कितनी कस्मों से भरी रहती थीं। वे बिटिया सदा लिखते थे कि तुम मेरे दिल की रानी हो, 7 जन्मों का नाता है मेरा तुम्हारे में, तो 14 जन्मों तक तुम्हारा ही रहूंगा रत्तो। उन्हीं चिट्ठियों को पकड़कर रात भर रोती थी रत्तो। पति के साथ बिताए वही दिन तो बेचैन कर देते थे रत्तो के। आज आंखों से आंसुओं की निर्जर नदी सैलाब बनकर बह रही थी। कभी इन्हीं चिट्ठियों को सखियों संग बैठकर पढ़ती थी रत्तो। उनकी छेड़खानियां का मजा लेती थी रत्तो। ये पढ़कर कितनी चुटकियां लेती थी, चिट्ठी में लिखी शायरियों पर कितनी चुटकियां, उतनी ही गाल दहकते थे। रत्तो की आंखें लज्जा से झुक जाती थी, पर मन ही मन मुस्कुराती रहती थी रत्तो। अब डाकिया चाचा का इंतजार वह रोज करती थी। 12 बजे चाचा भी जानते थे कि रत्तो किस उम्मीद पर बैठी रहती थी रोज, पर अब वह आवाज नहीं लगती थी कि बिटिया तुम्हारी चिट्ठी आई है पवन बाबू की। वह उसी पगडंडी से रोज गुजरते थे, दिन पर बोझ लेकर। भरसक प्रयास करते थे कि रत्तो की आंखों की उम्मीद से उसकी आंखों ना टकरा जाएं। वह सिर नीचा किए जल्दी से जल्दी वहां से गुजरने की कोशिश करते थे। जानते थे कि जब तक वे दिखेगी तब तक रत्तो की आंखें उनका पीछा करेंगी। कितनी बार लिख चुके हैं कि महकमे में कि यहाँ से उनका तबादला करवा दें, पर ना तो तबादला ही होता है और ना रत्तो की आंखों की वीरानी झेली जाती थी। यहाँ बैठकर तो रत्तो तो अपनी ब्याह की यादों के समुंदर में डूबी जा रही थी। रोज की तरह 5वीं में पढ़ने वाली थी रत्तो जब बापू ने माँ को खुश खबरी सुनाई थी कि शहर में रहने वाले मनोहर लाल श्रीवास्तव जी के सपुत्र चिरवीत पवन कुमार के साथ रत्तो का ब्याह तय हो गया है। पवन कुमार उस समय 10वीं में पढ़ते थे और 2 माह बाद रत्तो के ब्याह हो गया। रत्तो बहुत खुश थी अपने ब्याह पर। नए नए गहने, नए नए कपड़े, जाने कितनी मिठाइयाँ छुप छुप कर खाई थी। सखियों संग कोई हिसाब नहीं। गोने की रस्म 3रे साल की ठहरी और वह नन्ही सी रत्तो
श्रीमती रत्तो बन गई। ब्याह के बाद माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी, यह कहते हुए कि अब ब्याह हो गया है तो गृहस्थी के काम सीखना है, ससुराल में यही विद्या काम आएगी। तीसरे बरस गौना हुआ। बाका छैल छबीला पति पाकर रत्तो ब्याह हो गई और पर पवन का इतना प्यार कि वह बली बली जाती थी। पवन भी सुगंध अपूर्व सुंदरी पत्नी के रंग में रंग गया। बालक वर बालिका वधू पढ़ाई लिखाई छोड़कर पवन बाबू दिन भर पत्नी के आगे पीछे डोलने लगे। मूछ की रेख तो अभी निकलनी ही शुरू हुई थी। दोनों ही नासमझी के उस दौर में थे कि कुछ सूझबूझ नहीं रही। बस रत्तो दिन भर ठुमकती और पवन बाबू निहाल होते रहते। माँ की आंखों से बचकर सारे दिन पवन बाबू का यह प्यार का सागर ही तो मन में फांस की तरह चुभता है। यादों की वह गहरी दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। वह सोने से दिन थे, चांदी सी रातें थी जब दो नौजवान होते धड़कने किसी बंधन को नहीं मानती थी। माँ की सख्त निगरानी फेल होती थी। दोनों हर मिले मौके में दिन रात दूसरे में खोए रहते थे। दिन रात प्रेम के झूलों की पैक भरने का नतीजा यह निकला कि पवन बाबू 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए। मनोहर लाल श्रीवास्तव जी को लगने लगा कि नासमझ बहू के रहते पवन बाबू की पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो जाएगी। तुरंत रत्तो बाबू को बुलाया गया, सब बातें समझाई गई। फिर कहा गया कि पढ़ाई पूरी होने तक रत्तो मायके में नहीं रहेगी, उसके उपरांत उसे ससुराल बुला लिया जाएगा। दोनों नवागतुक प्रेम के दीवानों पर यह फैसला गाज बनकर गिरा। ना तो किसी ने ब्याह में मर्जी पूछी और ना दोनों को दूर करते समय। यही दौर था जब पवन बाबू प्रेम रस की धार बहाते हुए चिट्ठी लिखा करते थे। पहले हर हफ्ते चिट्ठी आती रही, फिर महीने में एक बार, फिर 6 महीने। 5 साल बाद बाबू परीक्षा पास करते ही ऑफिसर की नौकरी पा गए। रत्तो की आंखों में सुनहरे सपने सजने लगे कि अब वह पति के पास होगी, प्यार का सुनहरा संसार बसेगा। कि वह गाज फिर गिरा जिसकी कल्पना भी नहीं रत्तो ने की थी। चिट्ठी के पढ़ते अंतराल को वह पवन बाबू की बढ़ती व्यवस्था को मानती रही। वह यह नहीं समझ पाई कि यह दूरियां अब मन की दूरियां बन चुकी हैं। आज उस आखिरी चिट्ठी को आए 6 महीने गुजर गए हैं, जिसे पवन बाबू ने लिखा है कि अब वे ऑफिसर की कैटेगरी में हैं और अनपढ़ पत्नी के साथ उनका गुजारा बसर नहीं हो सकता है। अंत वह तलाक चाहते हैं। उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती उसके माता पिता जी की थी कि कच्ची उम्र में उसका ब्याह कर दिया। और अगर रत्तो चाहे तो उसके साथ रह सकती है। वे गुजर बसर के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजते रहेंगे। रत्तो के प्रेम के भरोसे की नींव इतनी कच्ची निकली कि किसी सुजाता वर्मा ने उसकी जगह पवन बाबू के जीवन में ले लिया, जो उनके ही साथ पढ़ती थी और साथ ही नौकरी कर रही थी। टूटे हुए सपनों के साथ रत्तो का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। वह हर दिन उस आखिरी चिट्ठी के साथ अमरिया में इंतजार करती है कि डाकिया चाचा कहे कि रत्तो बिटिया, पवन बाबू का संदेशा आ गया है। अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। रत्तो जानती थी कि यह मुगमेरी जी का
का भंवरजाल है जिसमें वह कभी नहीं उभरेगी। यह वह प्यास है जो अब कभी बुझेगी नहीं। पर एक बार यह ऑफिसर पवन बाबू से पूछना चाहती थी कि अगर यह शादी उनकी गलती नहीं है तो क्या है यह शादी रत्तो की गलती है, और अगर उसकी भी गलती नहीं है तो सजा की हकदार सिर्फ वही क्यों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी दूसरी कहानी के लिए। और हमारी